ओके, तो देखो फर्स्ट मैंने बोला गैसियस एक्सचेंज एट एल्वियोलाई लेवल, ठीक है, दिख रहा है। एट एल्वियोलाई लेवल, ठीक है। इसमें क्या है देखो, ये है हम लोगों का एल्वियोलाई, ठीक है, दिख रहा है सभी को। ये है हम लोगों का एल्वियोलाई, ठीक है, और एयर सैक, ये है हम लोगों का एल्वियोलाई। अभी क्या होगा, इसमें तो लाइनिंग है एल्वियोलाई का, जो लाइनिंग है इसका, ठीक है। Am I audible? Is the voice clear? कोई वॉइस में बताओ, क्योंकि मैं चैट नहीं देख सकती भी, फिर वॉइस में बताओ वॉइस क्लियर है मेरा। यस मैम। ओके, तो अभी देखो इसके बाहर क्या है, इसके बाहर है टिश्यू, ठीक है, इसके बाहर क्या है, इसके बाहर है टिश्यू। एल्वियोलाई में हम इनहेलेशन किया, ठीक है, इनहेलेशन के बाद एल्वियोलाई में क्या आएगा, O2 आएगा। यहाँ पे बहुत सारे O2 का कंसेंट्रेशन है, ठीक है, बहुत सारे कंसेंट्रेशन है। और जो टिश्यू है इसमें किसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है, वो लेके आ रहा है क्या, CO2, क्योंकि उसको CO2 को बाहर करना है, इसीलिए वो CO2 टिश्यू से लेके आ रहा है। तो ये जो कैपिलरी है इसमें किसका कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। अब हम क्या जानते हैं, गैस कहाँ से कहाँ जाता है, वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है ना, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ व्हाट, डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। ये जो मैं बोर्ड वर्क कर रही हूँ ना, ये जो मैं बोर्ड वर्क कर रही हूँ, इसको कॉपी में लिख लो और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में भी लिख लो। अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो स्क्रीनशॉट देख लेना और कॉपी में भी लिख लो, दोनों ही कर लो, ठीक है। तो ये सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा क्या होगा, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा। हाँ, तो CO2 कहाँ चला गया, एल्वियोलाई में चला गया, और O2 इंटर्न कहाँ पे आ जाएगा, टिश्यू में आ जाएगा। और यही तो मेरा एम था मेन। अभी इस टिश्यू से कहाँ पे चले जाएगा, हमारे बॉडी का कैपिलरी से, ये कैपिलरी था, ये कैपिलरी से कहा जाएगा, वो टिश्यू लेवल में चला जाएगा। So thus the supply of the oxygen or transport of oxygen occurs in this way, or gaseous exchange occurs in this way at what level, at alveoli level. कि alveoli में O2 आया, टिश्यू से कैपिलरी ने CO2 लेके आया, अभी सिंपल डिफ्यूजन हुआ जिसमें जिसका कंसेंट्रेशन हायर था उससे लोअर में चला गया। ऐसे करते करते क्या हुआ, दोनों का इक्वल हो, दोनों इक्वल हो गया, मतलब इसमें जो था वो इसमें दे दिया, इसमें जो था वो एल्वियोलाई में डाल दिया। अभी ये एक्सहालेशन के प्रोसेस की वजह से बाहर चला जाएगा और ये O2 अंदर टिश्यू लेवल में चला जाएगा। ये है एल्वियोलाई लेवल का एक्सचेंज, ठीक है। अभी देख लेते हैं वो टिश्यू लेवल में क्या होता है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा ये जो मैंने बोला ये मैकेनिज्म तो समझ में आ गया, हाँ, ये मैकेनिज्म तो समझ में आ गया, पर हम देखेंगे थोड़ा प्रेशर क्या कितना होता है, ठीक है, प्रेशर कितना होता है। ये जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में जब O2 आता है इनहेलेशन के प्रोसेस के वक्त, जब O2 आता है तभी एल्वियोलाई में इसका प्रेशर रहता है 104 mmHg, ठीक है। ये है ऑक्सीजन का प्रेशर इन एल्वियोलाई, कितना, 104 mmHg, ठीक है। तभी कैपिलरी लेवल में PO2 का प्रेशर कितना है, ओनली PO2 का बोल रही हूँ, हाँ, ओनली PO2 का बोल रही हूँ, वो है 40 mmHg, ठीक है। अभी क्या होगा,
PO2 वो इसमें आ जाएगा, 104 से इसमें आ जाएगा। तो इसमें PO2 का प्रेशर अभी क्या हुआ, मतलब एल्वियोलाई से टिश्यू में डिफ्यूजन होने के बाद अभी टिश्यू में PO2 का प्रेशर क्या होगा, 94 mmHg। मतलब जब यहाँ से ब्लड कैपिलरी से टिश्यू की तरफ जा रहा है तभी O2 का प्रेशर कितना है, दिख रहा है O2 का प्रेशर कितना है, 95 mmHg। जब ऑक्सीजन वो लेके चला जाता है टिश्यू की तरफ तभी इसका प्रेशर होता है 95 mmHg, राइट। और PCO2 का एल्वियोलाई में कितना होता है, PCO2 का एल्वियोलाई में कितना प्रेशर होता है, ये ऑक्सीजन का समझ में आ गया है ना कि ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बोल रही हूँ एल्वियोलाई लेवल में, ऑक्सीजन का प्रेशर एल्वियोलाई में रहता है इनहेलेशन के बाद 104 रहता है, उसके बाद क्या होता है 104 रहता है, और ये जो कैपिलरी है इसमें रहता है 40 mmHg। अभी ऑक्सीजन आने के बाद डिफ्यूजन हो गया, कैपिलरी में ऑक्सीजन आ गया ब्लड में, तो तभी होगा 94, अभी ये लेके चला गया, ठीक है। ये सिर्फ ऑक्सीजन का। अभी आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ नहीं तो पूरा एक साथ हो जाएगा दोनों। ऑक्सीजन का पार्ट जो है वो हो गया, 104 से 95 में आके चला गया। अभी क्या बोल रही हूँ, अभी बोल रही हूँ CO2, ठीक है। CO2 को जो है, CO2 का एल्वियोलाई में प्रेशर कितना होता है 40 mmHg, ठीक है। और कैपिलरी में प्रेशर कितना होता है 45 mmHg, डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, PCO2 जो है वो यहाँ से इधर चला जाएगा, ज्यादा डिफ्यूजन नहीं होता है PCO2 में, वो अभी जो एक्सलेशन की वजह से निकल जाएगा उसमें कितना CO2 बाहर जा रहा है, अभी एल्वियोलाई में कितना CO2 है डिफ्यूजन के बाद, पहले था इसमें 40 इसमें 45, एल्वियोलाई में 40 था, ठीक है, डिफ्यूजन के पहले का बोल रही हूँ, एल्वियोलाई में 40 था, और जो कैपिलरी है, कैपिलरी में कितना था, कैपिलरी में था 45, अभी डिफ्यूजन हो गया, अभी क्या हुआ डिफ्यूजन हो गया, डिफ्यूजन होने के बाद क्या होगा, इसमें 45 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 45 mmHg, ये लेके चले जाएगा एक्सलेशन प्रोसेस में, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो कैपिलरी लेवल में जाता है वो है 95, और CO2 जो एल्वियोलाई में आता है कैपिलरी से वो है 45, ठीक है। अभी समझ में आ गया ना दोनों का जो कैलकुलेशन है, अभी समझ में आ गया सभी को दोनों का कैलकुलेशन। थोड़ा कमेंट और वॉइस करके बताओ, थोड़ा कमेंट और वॉइस करके बताओ, मैं लिख देती हूँ एक बार, PO2 एल्वियोलाई, ठीक है, कितना था PO2 एल्वियोलाई में बिफोर डिफ्यूजन 104 था, ठीक है। और PO2 कैपिलरी में कितना था, कैपिलरी में कितना था 40, ठीक है। ये था ऑक्सीजन का बिफोर डिफ्यूजन, यूनिट लिखने मत भूलना। अभी आफ्टर डिफ्यूजन क्या हो रहा है, आफ्टर डिफ्यूजन क्या होगा, ये इसी तरह लिख लो तो फिर समझ में आ जाएगा। आफ्टर डिफ्यूजन क्या होगा, PO2 जो है वो कैपिलरी में कितना हो जाएगा, अभी वो हो जाएगा 95 mmHg, ठीक है बेटा। ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PO2 का मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का जो प्रेशर है हमारे बॉडी में उसको बोल रहे हैं PO2 95 mmHg। डन, इज इट क्लियर? Is it clear to all of you?
बोलो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का लिख देती हूँ। जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये तो हम आगे भी पढ़ चुके हैं, और ये जो पैरामीटर जो वैल्यू है अब देख लेना। अभी ये O2 का हो गया, अभी CO2 का लिख दो। ठीक है, CO2 का ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। हाँ, तो CO2 का क्या है, CO2 का ग्रीन कलर जो है वो डिफ्यूजन के आगे है। हाँ, तो एल्वियोलाई में कितना है, PCO2 एंड PCO2। PCO2 एल्वियोलाई में है अभी 40, कैपिलरी में कितना है वो तो भर भर के ले आया टिश्यू से, तो 45। अभी आफ्टर डिफ्यूजन क्या होगा, आफ्टर डिफ्यूजन क्या होगा, ये कैपिलरी तो रिसीव नहीं कर रहा है, तो जो रिसीवर है उसके बारे में लिखूंगी। तो आफ्टर डिफ्यूजन वो कैपिलरी में रिसीवर था ऑक्सीजन का, और इसमें रिसीवर है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में जाएगा CO2, तो एल्वियोलाई में कितना हुआ 45, जस्ट पलट गया, इधर से इधर हो गया। ठीक है, ये है आफ्टर डिफ्यूजन एल्वियोलाई में 45 हो गया, डन। जस्ट लिख लो इसको, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट इट डाउन। ठीक है, अभी देखो टिश्यू लेवल में क्या हो रहा है, अभी देखो टिश्यू लेवल में क्या हो रहा है, इसको मैं इरेज करती हूँ। टिश्यू लेवल में जो होता है वो है ब्लड एंड बॉडी टिश्यू के मध्य हो रहा है, बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू, बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू, मतलब एक्सचेंज जो हो रहा है, एक्सचेंज जो हो रहा है वो बिटवीन ब्लड हो रहा है एंड बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू हो रहा है। ठीक है, बॉडी क्या है, टिश्यू। ओके, सो किसके हिसाब से हो रहा है, ड्यू टू, क्यों हो रहा है ये, ड्यू टू, मतलब हमारा एम तो ठीक है कि इसको पहुंचाना है, इसको लेना है, ये ठीक है, पर इसका कोई तो मतलब एक प्रेशर तो होना चाहिए। सो ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, डिफरेंशियल पार्शियल प्रेशर भी बोल सकते हो, ड्यू टू डिफरेंशियल, मैं जो लिख रही हूँ वो सब कॉपी करो, डिफरेंशियल पार्शियल प्रेशर। आज का जो सेशन है थोड़ा डिफिकल्ट है, पर मैं जितना हो सके उतना सिंपल सा तरीके से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, पर बहुत ध्यान लगेगा। ठीक है, अगर थोड़ा भी कंसंट्रेशन गया ना तो समझ में नहीं आएगा आज का सेशन। ठीक है, ये इतने टाइम तक तो एनाटॉमिकल पढ़ गया, आज जो है तो केमिकल पार्ट में जाऊंगी, थोड़ा एक्सचेंज में जाऊंगी, वैल्यू आएगा, तो उसको थोड़ा समझने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, डोंट बी इनअटेंटिव। ओके, ये तक इजी है, इसके बाद इतना इजी नहीं है। ये हो गया, अभी क्या होगा देखो, PO2 जो है ये कौन सा लेवल में बोल रही हूँ, ऊपर ठीक नहीं किया मैंने, ये गैसियस एक्सचेंज एट टिश्यू लेवल हो रहा है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज एट टिश्यू लेवल में हो रहा है। तो मैंने बोला था कि दोनों लेवल है, एक है एल्वियोलाई लेवल, एक है टिश्यू लेवल। एल्वियोलाई का काम खत्म, अभी टिश्यू का काम शुरू होगा। टिश्यू का काम कैसे शुरू होगा, PO2 जो है अभी कैपिलरी में कितना आया था, एल्वियोलाई के, एल्वियोलाई से एक्सचेंज के बाद PO2 जो है वो कैपिलरी में कितना आया था, कैपिलरी में आया था 95 mmHg, राइट, प्रीवियसली हमने बोल दिया 95 mmHg। अभी अभी टिश्यू में कितना है, अभी PO2 टिश्यू में कितना है हम नहीं जानते, वो पहले नहीं था, वो सिर्फ एल्वियोलाई और कैपिलरी के मध्य था। अभी जो है वो टिश्यू और कैपिलरी के मध्य है। ठीक है, तो कैपिलरी में 95 है, अभी टिश्यू में कितना है, उसका डेस्टिनेशन का है, टिश्यू में जाना है।
टिश्यू में है ओनली 40 mmHg, ओनली 40 mmHg, तभी तो ये लेके जा रहा है ना। हो गया। अब ये क्या करेगा, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर इसमें ज्यादा है और इसमें कम है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डिफ्यूजन ये कैपिलरी से इधर आ जाएगा, ये कैपिलरी से टिश्यू की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये है सिंपल सा एक पांडा जो CO2 का है कैपिलरी और टिश्यू के मध्य। diffuse from blood to tissue, diffuse from blood to tissue. Done? Is it done? Okay. Then we will go for the CO2. ये PO2 का तो हो गया, खेल खत्म हो गया PO2 का। अभी CO2 का देख लेते हैं। हाँ, अभी CO2 का देख लेते हैं। CO2 किस में ज्यादा है? CO2 किस में ज्यादा है? सेल में ज्यादा है। ठीक है, CO2 सेल में अभी ज्यादा है। किससे ज्यादा है? कैपिलरी से ज्यादा है। ऑब्वियसली कैपिलरी तो ऑक्सीजन लेके आया है, तो क्या होगा, ये सेल में था 50, पूरा का पूरा नहीं दे सकते ये। ठीक है, पूरा का पूरा जो गैस है पूरा डिफ्यूज नहीं हो सकता, तो इसीलिए क्या होगा, सेल में था 50 mmHg था। ठीक है, तो इसमें आएगा 40 mmHg। 50 mmHg सेल में था, उसमें से कैपिलरी में आया है 40 mmHg। तो क्या हुआ, सेल में जो था उससे इधर चला गया, ऑक्सीजन में किधर चला गया, कैपिलरी से टिश्यू की तरफ आ गया, यहाँ से सेल से कैपिलरी की तरफ चला गया। ठीक है, ये है गैसियस एक्सचेंज एट टिश्यू लेवल। गॉट इट? ये है गैसियस एक्सचेंज एट टिश्यू। हो गया सभी का, समझ में आ गया सभी को? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया? है तो बोलो। ओके, ये हो गया। अभी अभी हम जो आएंगे वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। ठीक है, इसमें से तो बहुत ध्यान जरूरी है। अभी कंसंट्रेशन एकदम मत हटाना, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा अभी से, अभी डिफिकल्ट होते जाएगा। ठीक है, पर इतना भी डिफिकल्ट नहीं कि तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग भी बहुत अच्छा है, तो तुम लोगों का तो समझ में आ ही जाएगा। अगर कंसंट्रेशन लगाओ तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन राइट। तो हीमोग्लोबिन जो है, हम जानते हैं कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो थ्रू हीमोग्लोबिन ही होता है ना। वो हो सकता है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हो जाए। ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर वो क्या करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होकर वो क्या फॉर्म करेगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म करेगा, है ना। तो ऑक्सीजन थोड़ा कार्बन से ज्यादा सिंपल है, देख लेते हैं क्या होगा। देखो, ये ऑक्सीजन के साथ अगर बाइंड करेगा Hb+O2, सो HbO2 ये है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कैसे बाइंड करता है, और पहले हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन के क्या होता है, देखो फर्स्ट से दिखाती हूँ मैं। सेंट्रल में एक रिंग होता है, हाँ, ये आयरन है, इसमें आयरन है, और इसका 4 पायरल रिंग होता है।
क्या होता है, पायरल रिंग होता है। ओके, 4 ही होता है। और इसके साथ क्या रहता है, इसके साथ रहता है ग्लोबिन। ठीक है, तो ये जो है ये है ग्लोबिन। ठीक है, तो एडल्ट में क्या होता है, एडल्ट में दोनों अल्फा चेन होता है, दोनों बीटा चेन होता है, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन इन 97% एडल्ट। दिस इज द कॉमन टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। और 3 जो है उसमें डेल्टा चेन रहता है बी के जगह। ठीक है, तो वो छोड़ दो, हम लोग ये जो बीटा चेन है इसको ही लेकर चलेंगे। हाँ, ज्यादा दूर चलना नहीं है, इसको लेकर थोड़ा सा ही चलना है। तो क्या है, एडल्ट में ये दोनों चेन है, तो एडल्ट हीमोग्लोबिन में ये 4 ऐसा होता है। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ, क्या बोला, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 4 हीमोग्लोबिन यूनिट से रिएक्ट कर, मतलब 4 हीमोग्लोबिन यूनिट जो है, 4 हीमोग्लोबिन यूनिट, हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में HB लिखूंगी मैं। 4 हीमोग्लोबिन यूनिट react with 4 molecule of what? Obviously oxygen. So 4 hemoglobin molecule react with 4 molecule of oxygen. Done. As there are 4 chiral rings, that's why hemoglobin को हम बोलते हैं क्या, टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर। इट्स अ क्रोमोप्रोटीन, टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर। एंड HB इज अ, दिख रहा है, HB इज अ क्रोमोप्रोटीन। क्या बोला बेटा, क्रोमोप्रोटीन। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर। 4 HB रिएक्ट करता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से। ठीक है, और ये है आयरन, ये पायरल रिंग, ये है ग्लोबिन चेन। ठीक है, अभी देखो, हम एक कार्ब पे आएंगे। ठीक है, उसके आगे हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया सभी को, आई होप सो। अगर नहीं आया तो बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि वो बाद में जा रही हूँ तो नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में नहीं आया तो फिर से बोलना, मैं फिर से एक बार ड्रॉ करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हम बोल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सो इतना काम जो पढ़ रहे हैं तो उसके लिए तो हमको भी पूरा भोगना पड़ेगा, इसीलिए पढ़ना पड़ेगा ज्यादा। तो ये इनटेक एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन जो है, ब्लड से जो इनटेक होता है ऑक्सीजन और जो रिलीज होता है, ठीक है, ऑक्सीजन जो इनटेक होता है, रिलीज, वो कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। उस फैक्टर को हम बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं ये ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 जो होता है, इसमें एक कार्ब होता है। ठीक है, उसके पहले मैं एक लाइन लिखती हूँ, इसको थोड़ा देख लेना। कोई कुछ बोला क्या? कोई कुछ बोल रहे हो? ओके, ये लाइन जो लिख रही हूँ इसको लिख लो। द रेट ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, द रेट ऑफ सैचुरेशन, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 में बोल रही हूँ, रेट ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, of what, hemoglobin with O2 is directly proportional to, with O2, with what, O2 is directly proportional to what, proportional to the concentration of oxygen, concentration को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, concentration of oxygen of
ऑक्सीजन, ठीक है, concentration of oxygen as with rise of as with rise of or in of PO2 in PO2, the affinity between O2 and HB increases. ऐसा है कि हम जब गोलगप्पा खाते हैं तो क्या होता है, एक खाने के बाद मन करता है ना कि और खाऊं, और थोड़ा खा लूं, ठीक है। तो ऐसा ही है हीमोग्लोबिन का, एक ऑक्सीजन से बाइंड किया तो मतलब अच्छा लग रहा है तो और बाइंड करो, और बाइंड करो, ठीक है। ऐसा होता है, पूरा गोलगप्पे की जैसा ही होता है, हम लोगों के साथ जैसा रिलेशन है गोलगप्पा का वैसा होता है। क्या हुआ देखो, द रेट ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, सैचुरेशन का मतलब क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन तो हम पढ़ ही चुके हैं आगे। फिर भी मैं बोल देती हूँ, सैचुरेशन मतलब जो है, मतलब मेरा मैं बोल रही हूँ मेरा जो ब्लड है वो 95% सैचुरेटेड है, मतलब 95% वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है, ठीक है। तो अभी देखो कोरोना के टाइम में जो हो रहा है, लोगों का ऑक्सीजन सैचुरेशन पॉइंट कम होते जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ नहीं रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रहा है ना। तो इसको हम सैचुरेशन लेवल बोलते हैं, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है, ब्लड में मतलब ही तो हीमोग्लोबिन के साथ है, ब्लड में तो अरबिस तो हीमोग्लोबिन ही है ना, तो वो जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, हाँ। तो द रेट ऑफ saturation of hemoglobin with O2 is directly proportional to the concentration of oxygen, मतलब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में अगर ज्यादा होगा, ठीक है, तो सैचुरेशन भी बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अगर बॉडी में ज्यादा है तो सैचुरेशन भी बढ़ेगा, है ना। तुम अगर इनहेल कर पा रहे हो ऑक्सीजन तो तुम्हारे बॉडी में कंसेंट्रेशन भी ज्यादा है, तो तुम्हारा जो सैचुरेशन है वो भी ज्यादा है। हम लोगों का नॉर्मल सैचुरेशन कितना होता है, कितना परसेंटेज होता है, नॉर्मल लोगों का जो सैचुरेशन होता है वो है 97%, ठीक है। ये है द सैचुरेशन लेवल ऑफ नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। वो अगर उसका कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो उसका 95, 93, मतलब 90 के ऊपर अगर रहेगा तो उसमें रिस्क ज्यादा नहीं है, 90 के नीचे नामने से थोड़ा रिस्क है, हाँ। अभी देखो इसको लिख लो, द रेट ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको लिख लो, और दोनों बार लिख दिया, तुम लोग एक बार लिखो। एज विथ राइज ऑफ PO2, अगर बॉडी में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ गया, ठीक है, तो द एफिनिटी बिटवीन O2 एंड H इंक्रीजेस, वो जो गोलगप्पा का, ठीक है, एक टेस्ट लग गया तो तुम्हारा एफिनिटी गोलगप्पे के प्रति और भी बढ़ जाएगा। तो ऐसा ही इसमें भी हुआ है, तो एक ग्राफ की तरह इसको देख लेते हैं, हाँ। ये हो गया ना, तो मैं इरेज करती हूँ इसको, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मैं दोनों लाइन रख दिया, अगर किसी को नहीं हुआ तो अभी हम पढ़ेंगे क्या, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कार्ड, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कार्ड। डिसोसिएशन कार्ड, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो मैं एक डेफिनेशन लिख देती हूँ। When percent saturation
व्हाट परसेंट सैचुरेशन, ये इसलिए लिख रही हूँ कि तुम लोग कॉपी में लिख सको, ठीक है। ऑफ ऑक्सीजन, when परसेंट सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, कितना परसेंटेज सैचुरेटेड हो रहा है, इज प्लॉटेड, ग्राफ में तो प्लॉट होता ही है, इज प्लॉटेड against the partial pressure of oxygen, ठीक है, against the partial pressure of what, obviously of oxygen, of oxygen, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं कि CO2. So when the percent saturation of oxygen is plotted against the partial pressure of oxygen, ठीक है, then it is known as what, then it is known as what, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कार्ड, और हम इसको बोल सकते हैं क्या, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कार्ड, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कार्ड और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कार्ड, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कार्ड, डन, समझ में आया, मतलब ये डेफिनेशन समझ में आया, अभी ग्राफ देख के तो पूरा ही पता चल जाएगा। ये दोनों वर्ड को पहले फॉलो करो, देखो एक है परसेंट सैचुरेशन और एक है प्लॉटेड अगेंस्ट व्हाट, PO2, प्लॉटेड अगेंस्ट व्हाट, PO2, ये दोनों जो वर्ड है इसको फॉलो करो, इसको लिखना हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ ये पार्ट आज जो हो रहा है ना, ये पार्ट रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसको मैं इरेज करती हूँ, आई होप यू गाइस हैव डन इट। देखो मैं पीपीटी में भी सेट कर देती हूँ, समझने में कोई दिक्कत हो रहा है किसी को, बोलो तो, समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, हो सकता है थोड़ा टफ है, पर बोलना उसको, अगर और एक दिन लगे तो कोई बात नहीं, हो जाएगा उसमें भी। कोई कुछ बोल रहा है, देख रही हूँ। हाँ मैम आप ग्रुप में सेंड करोगे फिर, हाँ 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 ये सेंड कर दूंगी, आज अगर खत्म हो गया तो आज ही मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है, सेंड कर दूंगी, कोई टेंशन का कोई बात नहीं, ये तुम लोगों के लिए ही है, तुम लोगों को सेंड जरूर करूंगी मैं, ठीक है। किसी कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया ये तक, डोंट फील हेजिटेशन, एनी हेजिटेशन, खुल के बोल सकते हो, feel free to talk to me, okay, if there is any problem। मैम आ गया समझ, अच्छा मनुराधा को समझ में आ गया, बाकी लोगों को भी आ गया क्या, ज्यादा लोग तो है नहीं तो रिप्लाई कर ही सकते हैं। ओके तो देखो ये ग्राफ को देख रहे हो, मैं इसको बोर्ड में भी दिखाती हूँ,
ये देखो, ये है क्या, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मैंने बोला था दोनों वर्ड को फॉलो करने के लिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। और इधर क्या है, इधर जो है वो है, इधर जो है वो है परसेंट सैचुरेशन, परसेंट सैचुरेशन को मैं सैट लिखती हूँ, सैचुरेशन ऑफ Hb विथ व्हाट, ऑक्सीजन, राइट। अभी क्या होगा देखो, जितना पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, मतलब पार्शियल प्रेशर तभी बढ़ेगा जब कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा। हाँ, कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जब बढ़ेगा तभी क्या होगा, तभी पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना। तुम अगर ज्यादा खाओगे, बहुत खाना खा लिया मतलब बहुत कंसेंट्रेशन है, तभी तो तुम्हारे पेट के अंदर प्रेशर होगा, है ना। तो ऐसा ही भी ऑक्सीजन में ही है। तो अगर पार्शियल प्रेशर ज्यादा हुआ तो परसेंट सैचुरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें रीडिंग है 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, और इधर भी है ऐसा ऐसा। तो देखो, अभी 20 से स्टार्ट, सोचो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अभी परसेंट पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर भी बढ़ रहा है, परसेंट सैचुरेशन भी बढ़ रहा है। अभी देखो पार्शियल प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा, वो क्या होगा, पार्शियल सैचुरेशन भी कम हो जाएगा, है ना। तो ग्राफ थोड़ा सा, मतलब ये थोड़ा सा शेप में आना है, एक सेकेंड मैं और एक बार दिखाती हूँ। ये है शेप, पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, जैसे ये कमने लगा ये भी कम होने लगा। तो ये जो ग्राफ है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। तो ये जो कर्व है इसको हम ये बोलते हैं, और ये जो शेप है इसको हम बोलते हैं क्या, सिग्मॉइड शेप। क्या बोलते हैं बेटा, सिग्मॉइड शेप बोलते हैं, ठीक है। सो नॉर्मल पर्सन में जो ये जो ग्राफ होता है सैचुरेशन और पार्शियल प्रेशर का जो ग्राफ होता है वो सिग्मॉइड शेप का ही होता है। अगर ऐसा हुआ कि बहुत पार्शियल प्रेशर बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, ऐसा फॉल नहीं कर रहा है, तो क्या होगा फिर, ये भी बढ़ता चला जाएगा, ये भी बढ़ता चला जाएगा, ये बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। फिर फॉल होगा, मतलब जब प्रेशर कम होगा, ठीक है। ओके, कोई कुछ बोल रहा है। मैम नॉट एबल टू सी द फुल व्यू ऑफ ब्लैक बोर्ड ड्यू टू स्क्रीन शेयरिंग। ओके ओके, अभी दिख रहा है, देखो ट्रांस, ओके वेलकम। देखो जो नॉर्मल लोगों का जो होता है वो है सिग्मॉइड शेप, ठीक है, वो नॉर्मल लोगों का होता है वो है सिग्मॉइड शेप। ठीक है, अभी थोड़ा इसके बारे में लिख लेंगे, इसको नोट कर लेना जो लिखूंगी मैं, वो मैंने पहले बोल चुकी हूँ पर तुम लोगों को लिखना है। ये हो गया ना, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ फिर। ये हो गया सभी को, आई होप हो गया, ज्यादा कुछ लिखने का नहीं है, समझने का ज्यादा है, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। परसेंट सैचुरेशन लिखा मैंने, पार्शियल प्रेशर लिखा, जितना पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा उतना ही सैचुरेशन बढ़ेगा, जितना खाओगे उतना प्रेशर आएगा, ऐसा ही, जितना खाओगे उतना प्रेशर आएगा, उसकी वजह से क्या होगा, पार्शियल सैचुरेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, वो जो गोलगप्पे का रूल मैंने बोला ना, वही मैं लिखने चाह रही हूँ अभी। इनिशियल बाइंडिंग, इनिशियल बाइंडिंग of what, O2 or oxygen, initial binding of oxygen increase with
ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन को Hb लिखती हूँ, increase with an increase in CO2, an increase in CO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जितना बढ़ेगा प्रेशर उतना बढ़ेगा। हाँ, ड्यू टू कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ O2, ड्यू टू कोऑपरेटिव बाइंडिंग of O2 with what? Obviously with Hb, with hemoglobin. The binding of O2 with hemoglobin को Hb, with hemoglobin the binding of O2 actually यहाँ पे increase affinity है, मैंने skip कर गया, sorry, with Hb बाद में आएगा। the binding of O2 increase affinity, मैं गोलगप्पे का सोचने लगा इसलिए गलत हो गया यहाँ पे। increase affinity of binding what with Hb, ठीक है, with Hb तो रहेगा ही, पर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में थोड़ा ये हो गया था। The binding of O2 molecule है, O2 molecule increase affinity of binding of Hb भी लिख सकते हो, of Hb किसके लिए? गोलगप्पे के लिए, Hb for O2, O2 is the गोलगप्पे, Hb हम लोग हैं, ठीक है, for O2। मतलब ये लाइन का मतलब क्या हुआ, जो जितना बाइंडिंग होगा O2 मॉलिक्यूल के साथ, जितना तुम खाओगे उतना ही तुम्हारा एफिनिटी बढ़ेगा उसके प्रति, मतलब टेस्टी हो तो अगर तो O2 तो बहुत टेस्टी लगता है हीमोग्लोबिन को, तो इसीलिए जितना खाएगा उतना कॉन्सेंट्रेशन जितना बढ़ेगा वो हीमोग्लोबिन का टेस्ट भी उतना बढ़ेगा, तो हीमोग्लोबिन का एफिनिटी भी उतना बढ़ेगा उसके प्रति, ठीक है। अभी सैचुरेटेड मतलब अभी और गोलगप्पा नहीं खा पाऊंगी, अभी मैं सैचुरेटेड हूँ, ठीक है, तभी क्या होगा, तभी इट रीचेस मैक्सिमम अमाउंट व्हेन हीमोग्लोबिन बिकम्स सैचुरेटेड विद O2, it reaches maximum amount when Hb becomes saturated with O2, when Hb becomes, दिख रहा है ना, saturated with what? Obviously with O2, ठीक है, ये सब सभी तो ये दोनों के मध्य ही चल रहा है, तो इसको पूरा लिख लो पहले। Initial binding of O2 with Hb increase with an increase in CO2 due to cooperative binding of O2 with Hb. The binding of O2 molecule increase affinity of binding of hemoglobin for O2 or oxygen. It reaches maximum amount when Hb becomes, वो becomes है वो थोड़ा तोड़ बोल गया, become saturated with Hb, ठीक है। ये है जो ग्राफ है, ग्राफ का एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन तो मैंने लिखा ही दिया, पहले बोल दिया था। इज इट क्लियर? अभी हम फैक्टर में जाएंगे, फिर कोई बोलो।
किसी का डाउट है तो बोलो। अभी देखो, मैं कुछ फैक्टर्स को लिखती हूँ, मैं पूछती हूँ इसको। देखो, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन मतलब ये जो कार्ब था ना, ये जो कार्ब हमने देखा, ये ऐसा देखा था, इसका दो प्रोबेबिलिटी है। आइदर ये ऐसे इधर शिफ्ट कर सकता है, जो रेड मैंने देखा वो राइट शिफ्ट है ना, राइट में शिफ्ट कर सकता है। और क्या कर सकता है, और जो कर सकता है वो है लेफ्ट में शिफ्ट कर सकता है, लेफ्ट में शिफ्ट कर सकता है। अगर लेफ्ट में शिफ्ट करेगा तो इसका मतलब क्या है, मतलब ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन से, मतलब ऑक्सीजन से बाइंड हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ HbO2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं लिख रही हूँ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, HbO2। ठीक है, और रेज का मतलब क्या है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, मतलब डिसोसिएट कर रहा है। ओके, ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, ब्रेकअप हो रहा है यहाँ पे। तो डिसोसिएशन ऑफ HbO2। ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ HbO2। अभी ये पैचअप भी कैसे होगा और ब्रेकअप भी कैसे होगा, ये कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, आते हैं फैक्टर में। हाँ, ये ग्राफ को याद रखना कि कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है और कहाँ पे ब्रेकअप और डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में तो अगर इस साइड जाऊंगी तो दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए इसको इरेज करना पड़ेगा। अच्छा, मैं साइड में लिखती हूँ, थोड़ा देखो तो रिलेट कर सकोगे इसको। फैक्टर्स जो है वो है PO2। फैक्टर्स जो है उसमें फर्स्ट है PO2। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा तो कॉमन सेंस क्या बोलता है, ऑब्वियसली इतना टाइम से तो वही पढ़ रही हूँ, अगर ये बढ़ेगा तो कार्ब किस तरफ शिफ्ट करेगा, ऑब्वियसली फॉर्म होगा, पैचअप होगा, है ना। मैं तुमको गोलगप्पा खिला रही हूँ, हाँ, तो वो तो पैचअप होगा ही, मतलब फॉर्मेशन तो होगा ही, उसमें छोड़ने का क्या है, कुछ नहीं है। ओके, उसके बाद क्या होगा, PCO2। PCO2, PCO2 अगर कम होगा, अगर कम होगा तो क्या होगा, मतलब क्या है, तुम जो खाना नहीं चाहते हो, सपोज करेला का जूस, CO2 इज करेला का जूस, वो तुमको मैं कम दे रही हूँ, तो तुमको अच्छा लगेगा, है ना। तो ऑक्सीजन को बहुत अच्छा लगेगा कि ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, ये कम है, इसका कंसेंट्रेशन कम है, तो वो क्या होगा, पैचअप होगा, फॉर्मेशन होगा। वही हो रहा है यहाँ पे भी, कि PCO2 का कंसेंट्रेशन कम है तो इसीलिए फॉर्मेशन हो रहा है, हो गया। अगर तुमको करेला का जूस खिलाओ तो तुम ब्रेकअप कर दोगे, तो डिसोसिएशन हो जाएगा कि ऑक्सीजन को तो पसंद ही नहीं है। और क्या है, और एक चीज है यहाँ पे कि CO2 बढ़ने से क्यों ये जाएगा, क्योंकि CO2 का जो सॉल्युबिलिटी है, CO2 का जो सॉल्युबिलिटी है वो है 20% हायर। ओके, वो क्या है, 20% हायर देन O2। ये बहुत मतलब मिलता जुलता है ब्लड से। ठीक है, CO2 का जो सॉल्युबिलिटी है वो 20% ग्रेटर देन व्हाट, देन O2। बहुत सॉल्युबिलिटी है, और इससे भी ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का है, वो अलग बात है, मैं बाद में बोलूंगी। ठीक है, तो PCO2 PO2 ये दोनों फैक्टर है। उसके बाद थर्ड फैक्टर में आते हैं। थर्ड फैक्टर क्या है, थर्ड फैक्टर है H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। ये थोड़ा नया है ना, अभी तक तो O2 CO2 से चल रहा था, अभी ये कौन सा आ गया, सॉरी,
ये H+ आ गया। H+ का जो कंसेंट्रेशन है, हम लोग तो इसको जानते ही है, अगर कोई मीडियम में H+ ज्यादा हो जाए तो उससे क्या होता है, H+ अगर कोई भी मीडियम में ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है, वो एसिडिक मीडियम है ना, एसिडिक मीडियम है ना बच्चों, तो वो होता है एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम का मतलब क्या होगा, पीएच ड्रॉप कर जाएगा, राइट। तो H+ अगर बढ़ेगा तो पीएच ड्रॉप करेगा। तो ये दोनों मैकेनिज्म जब होगा, ये दोनों तो एक से मतलब ऑल्टरनेटिव है, ये बढ़ेगा तो ये कमेगा, ये तो होगा ही, और ये पीएच कमेगा इसकी वजह से ही कमेगा, ऐसा नहीं कि अदर्स कोई रीजन है। तो जब CO2 पढ़ोगे तो देख सकते हो इसको। तो एसिडिक पीएच अगर होगा और H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एकदम पसंद नहीं ऑक्सीजन को, तो बोलेगा भाई मैं जा रही हूँ, तो डिसोसिएशन होगा। ठीक है, क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, वो एसिडिक में ऑक्सीजन नहीं रहता है। ठीक है, तो अगर CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो डिसोसिएशन होगा ऑब्वियसली। अगर एसिडिक पीएच हो गया, मतलब पीएच कम हो गया है हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन की वजह से, हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया तभी भी डिसोसिएशन होगा। अभी ऑक्सीजन ना बहुत मतलब सुखी टाइप का है, हैप्पी टाइप का है, वो इतना तकलीफ नहीं सह सकता। तो अगर टेम्परेचर कम हो, उसको गर्मी भी बहुत है, अगर टेम्परेचर कम हो तो ऑक्सीजन रहेगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए ना, वो नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाए तब भी ये डिसोसिएशन ही होगा। मतलब टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो कार्ब राइट में शिफ्ट करेगा, एसिडिक पीएच हो जाए तो भी राइट में शिफ्ट करेगा, CO2 कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो भी राइट में शिफ्ट करेगा। ठीक है, अगर O2 ज्यादा हो जाए तो ही लेफ्ट में शिफ्ट करेगा। ओके, ठीक है। तो ये है क्या, फैक्टर्स। और एक फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं, इसको थोड़ा ऊपर से पूछ रही हूँ मैं, 2,3,2,3-DPG, क्या बोलते हैं, ये केमिकल है डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। डन। इसमें क्या है, देखो 2,3-DPG में क्या है, 2,3-DPG जो है वो आरबीसी में प्रेजेंट है। ठीक है, इसका क्या होता है, वो ऑक्सीजन को बिल्कुल पसंद नहीं करता, एकदम पसंद नहीं है। वो जो डीऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन जिसमें नहीं है उसके साथ बहुत मिलता जुलता है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसके साथ बाइंड कर जाता है ये। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जो 2,3-DPG है, that will bind, it has an affinity to bind with what blood, deoxygenated blood। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, अगर ब्लड में डीपीजी बढ़ जाए, अगर ब्लड में डीपीजी बढ़ जाए, ये डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मैं गलती से इसको भी यूज कर दिया, अगर 2,3-DPG का कंसेंट्रेशन आरबीसी में बढ़ जाए, इसका मतलब है वो तो ऑक्सीजन को पसंद ही नहीं करता है, ऑक्सीजन को एकदम पसंद नहीं करता, तो फिर राइट में शिफ्ट करेगा, डिसोसिएशन होगा, फिर राइट में ही शिफ्ट करेगा। अंडरस्टूड। वो अगर पीएच बढ़ जाए, CO2 बढ़ जाए, D3-DPG बढ़ जाए, वो राइट में शिफ्ट करेगा। अगर ऑक्सीजन बढ़ जाए तो ही फिर, और ये फैक्टर्स जो है जिसके बढ़ने से वो छोड़ रहा है, ये फैक्टर कम हो जाए तो भी तो फॉर्मेशन की तरफ जाएगा, ये तो सिंपल है। ठीक है, ये फैक्टर सभी को समझ में आ रहा है ना, ये फैक्टर्स जो है ये सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, अगर डाउट है तो भी बोलो। इज इट क्लियर? ओके नंदिनी, ठीक है, बाकी सबका ठीक है, मनु को ठीक लग रहा है, किस्पा, मालविका, और क्या कौन 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 है, ओके किस्पा को भी ठीक लग रहा है।
बाकी पार्टिसिपेंट को समझ में नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, तो अभी जाते हैं बोर्ड इफेक्ट और हेल्डेन इफेक्ट में। ठीक है, बोर्ड इफेक्ट और हेल्डेन इफेक्ट में बोर्ड इफेक्ट को जो मैं लिख रही हूँ उसको लिखो। हाँ, जैसे ग्राफ के बारे में मैं लिखाई थी ऐसे ही। एक सेकेंड। बोर्ड इफेक्ट, at tissue level, the entry of CO2, the entry of what? CO2 or increased acidity, increased acidity और decreased pH, acidity increase करेगा मतलब तो pH decrease होगा, और decreased pH, ठीक है, of blood helps in the dissociation of what? Obviously oxyhemoglobin, via promoting the laser affinity, the laser affinity, by promoting the laser affinity of blood और ऑक्सीजन। ठीक है, क्या बोल रही थी मैं बोल रही थी कि टिश्यू लेवल में जो एंट्री होता है CO2 का, जो हमने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में जो फैक्टर्स थे उसमें पढ़ा ना कि अगर CO2 बढ़ जाए तो ऑक्सीजन डिसोसिएट करेगा, और CO2 का सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा है ब्लड में। तो एट टिश्यू लेवल बोर्ड ने क्या कहा था? एट टिश्यू लेवल द एंट्री ऑफ CO2, व्हाट? द एंट्री ऑफ CO2, राइट, और एन इंक्रीज्ड एसिडिटी, और CO2 अगर बढ़ेगा तो एसिडिटी भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? तो CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है उसमें देख सकते हैं। हाँ, इंक्रीज्ड एसिडिटी और डिक्रीज्ड pH ऑफ ब्लड, और डिक्रीज्ड pH ऑफ ब्लड हेल्प्स इन द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन। ऑब्वियसली वो कर्व राइट में शिफ्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन बाय प्रोमोटिंग द लेजर एफिनिटी ऑफ ब्लड फॉर ऑक्सीजन। जो मैंने बोला सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, सॉल्युबल तो तभी होगा ना तो उसके साथ बाइंड करेगा। तो एफिनिटी अगर कम हो जाएगा, अगर तुम्हारे गोलगप्पा खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो मतलब एफिनिटी कम होते जा रहा है, कुछ और मतलब आइसक्रीम पसंद आ रहा है, आइसक्रीम CO2 है, हाँ, तो तुम्हारा गोलगप्पे के प्रति जो एफिनिटी था वो तो कम हो जाएगा। ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे, वो ऑक्सीजन के प्रति जो एफिनिटी इसका था वो कम हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया? तुम नहीं खा रहे हो, वो ऑक्सीमोग्लोबिन डिसोसिएट कर रहा है और CO2 इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज मतलब तुम्हारा आइसक्रीम का ऑप्शन आ गया इसीलिए। ठीक है,
So at the tissue level, the entry of CO2 or increased acidity, increased pH of blood helps in the dissociation of the oxygen hemoglobin via promoting the laser affinity of the blood for oxygen. Done? Is it clear? इसको लिख लो कॉपी में, इसको कॉपी में थोड़ा लिख लो. ये हो गया? लिखना हो गया तो मुझे बताओ. मैम व्हाट इज रिटन आफ्टर डिक्रीज्ड? ओके, डिक्रीज्ड पीएच बेटा, पीएच. decreased pH. After decreased मैं बोल रही हूँ at tissue level the entry of CO2 or increased acidity or decreased pH of blood. Okay, understood. ठीक है, तो नेक्स्ट में जाते हैं. वो क्या है? हाल्डेन इफेक्ट. ठीक है, ये दोनों इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डन? इज दिस डन? मैं ऊपर से थोड़ा पूछ रही हूँ, ऊपर से लिखना शुरू करती हूँ. देखो क्या है, हेल्डन इफेक्ट में बोल रहा है. जॉन स्कॉट हेल्डन के जो नाम है उसके अनुसार ही इसका नाम हेल्डन इफेक्ट हुआ है. हेल्डन, ठीक है, जॉन स्कॉट और हेल्डन तो ऊपर लिखा ही है, और हेल्डन. ठीक है, तो क्या बोला इन्होंने थोड़ा छोटा ही बोला. एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई, at the level of alveoli, the entry of O2, the entry of what? O2. At the entry of O2 into the blood is responsible for, into the blood is responsible for more and more replacement of CO2, more and more replacement of CO2 from the venous blood, from the venous blood. ठीक है, देखो क्या बोल रहा है. At the level of alveoli, the entry of O2 into the blood, जो blood में O2 entry कर रहा है, is responsible for, क्यों कर रहा है? जो CO2 है वो चला जाएगा, मतलब तुम्हारे पास आइसक्रीम का ऑप्शन कम हो गया, तुम जो फ्लेवर चाह रहे हो वो नहीं है, मतलब तुम्हारा जो CO2 जो है वो रिप्लेस हो रहा है, और गोलगप्पे बहुत सारे वेराइटी का है. तो तुम गोलगप्पे की तरफ जा रहे हो, ठीक है, वो नहीं खा के. तो एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई द एंट्री ऑफ O2 इनटू द ब्लड. अभी तुम लोग कहोगे कि अभी तो आपने बोला कि CO2 का सॉल्युबिलिटी ज्यादा है. अगर CO2 का सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो O2 कैसे रिप्लेस कर रहा है? यहाँ पे सॉल्युबिलिटी काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहा है. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो इसीलिए एल्वियोलाई में ज्यादा है ना O2, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जितना भी सॉल्युबिलिटी बढ़ाओ वो 2 है और वो 30 है,
तो सॉल्युबिलिटी जितना भी हो सके 2 को रिप्लेस करना कोई बात ही नहीं, ठीक है। अगर ऐसा हो कि वो मतलब दोनों इक्वल में है, 30-30 है, 30-30 करके है, उसमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो यहाँ पे ऐसा है कि कंसेंट्रेशन ऑफ O2 इज हाई, तो दैट्स व्हाई O2 रिप्लेस कर रहा है किसको, CO2 को रिप्लेस कर रहा है फ्रॉम द वेनस ब्लड। दैट्स व्हाई O2 जा रहा है ना, जो नहीं तो गैसियस ट्रांसफर ही नहीं होता, सिर्फ CO2 ही ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है। तो ये है हैल्डेन। तो हैल्डेन जो बोला वो O2 के मतलब O2 को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा सोचो ना, तो याद रहेगा कि O2 आ रहा है, CO2 जा रहा है, ठीक है। और बोर्ड जो था एकदम क्या बोला, बोर्ड CO2 को सपोर्ट कर रहा था, बोर्ड बोल रहा सपोर्ट कर रहा था इन द सेंस वो CO2 का जो आ रहा है डिसोसिएशन हो रहा है उसके बारे में बोला था। जो CO2 की वजह से ऑक्सीजन डिसोसिएट होगा, यहाँ पे बोल रहा है कि वेनस ब्लड में O2 जाएगा तो O2 रिप्लेस करेगा CO2 को, ठीक है। जस्ट मैं वो समझाने के लिए सपोर्ट बोला। Is it clear? Bohr and Halden effect is clear to all of you? मैम मीनिंग ऑफ वेनस, वेनस ब्लड बेटा जो मतलब जो वेन से आता है जो ब्लड, वेनस ब्लड जो इम्प्योर ब्लड है, ठीक है। ये इम्प्योर ब्लड को तो हम वेनस वेनस वेन से जो ब्लड आता है उसमें क्या होता है, उसमें तो ये वाया प्रमोटिंग फैक्टर मत लिखो, ये बोर्ड का है। हाँ, वेनस ब्लड क्या है, जो वेन से आता है, वेनस ब्लड में CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है ना, और आर्टरी में तो CO2 का कंसेंट्रेशन कम होता है, O2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है। वेनस ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेनस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, हम जानते हैं। इसीलिए क्या रहेगा इसमें, मोर CO2 रहेगा, और इसी वजह से इन्होंने बोला कि O2 into the blood is responsible for more and more replacement। रिप्लेसमेंट तो तभी होता है ना जब तुम्हारे अंदर हो, तुम्हारे अंदर कुछ गलत है इसीलिए वो रिप्लेस करके और कुछ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये CO2 जो है वो गलत था, तो इसीलिए रिप्लेस कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है वेनस ब्लड से। क्या कौन रिप्लेस कर रहा है, O2 रिप्लेस कर रहा है। अभी समझ में आया, अभी समझ में आया सभी को। What is written after blood is responsible? Blood is responsible for for more and more CO2. ठीक है, अभी ठीक है सभी को। ओके, मालविका, नंदिनी, मनु, राधा, वो सभी को समझ में आया ना। ठीक है, ओके चलो। ओके, अभी देखो, अभी जो कुछ फैक्टर्स है, कुछ फैक्टर्स जो है वो क्या है, ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 हो रहा है ना, इसको थोड़ा अफेक्ट कर रहा है। क्या अफेक्ट कर रहा है, अफेक्ट जो कर रहा है वो है CO। CO का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। CO का मतलब क्या है, कुछ फैक्टर्स है जो ये जो कार्ब है और बाइंडिंग जो है इसको अफेक्ट करता है। वो उस फैक्टर्स तो है ही, उसके साथ और कुछ अदर फैक्टर्स। कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी 20% ग्रेटर है देन द O2। कार्बन मोनोऑक्साइड उससे भी ज्यादा है इसका सॉल्युबिलिटी, मतलब ये अगर रहेगा तो ब्लड सब कुछ छोड़ के इसके तरफ ही झुकेगा। मतलब जैसा मेरे केस में है कि गोलगप्पा आइसक्रीम सब रहेगा तो मैं बिरयानी में ही जाऊंगी, तो ऐसा ये है, CO है।
ठीक है। So Hb has 250 times. Can you imagine? 250 times more affinity for CO. और CO, ठीक है। तो अभी क्या होगा, कार्बामीनो तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, इसमें होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो है, ये अगर रहेगा ब्लड में बहुत देर तक, फॉर लॉन्गर पीरियड अगर रहेगा, तो इंसान का डेथ हो जाएगा। ठीक है, ये अगर लॉन्गर पीरियड रहे तो इंसान का डेथ हो जाएगा। सो Hb is no longer available for O2. O2 डेफिशिएंट, मतलब अगर CO आ जाए तो O2 डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, इंसान मर जाएगा। ठीक है, the human will die due to the oxygen deficiency. उसके बाद क्या है, उसके बाद और एक हीमोग्लोबिन की और एक टाइप है जो ये बाइंडिंग को अफेक्ट करता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन, देखो एडल्ट हीमोग्लोबिन जो है, एडल्ट हीमोग्लोबिन ये चेन क्या क्या है, अल्फा चेन, बीटा चेन, 2 अल्फा 2 बीटा। हीमोग्लोबिन में क्या है, 2 अल्फा चेन तो है, उसके साथ 2 कौन सा चेन रहता है, कौन सा चेन रहता है बोलो, गामा चेन रहता है। ठीक है, गामा पॉलीपेप्टाइड चेन रहता है। तो ये जो है ना, देखो छोटे बच्चे जो है उसको तो बहुत सारा ऑक्सीजन का मतलब डिमांड भी ज्यादा होता है, तो इसीलिए क्या होता है, देखो तो इसीलिए क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ, ये जो फीटल हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन से ज्यादा बाइंड करेगा, क्या बाइंड करेगा, ज्यादा बाइंड करेगा। ठीक है, एक सेकेंड, ज्यादा बाइंड करेगा ऑक्सीजन से। ठीक है, अभी देखो, सो डिसोसिएशन फॉर HbF, मतलब ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन करके अगर ज्यादा बाइंड करेगा, तो ये ग्राफ को देखो, फिर ये ग्राफ में मैंने बोला ऐसा होता है, अगर ऑक्सीजन से ज्यादा बाइंड करेगा तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ हाइपरबोलिक हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं सिग्मोइड बोलते हैं ना, इसको मैंने बोला ना, इसको सिग्मोइड बोलते हैं नॉर्मल पर्सन में जो है। और इसको अगर बहुत सारे ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है ना, तो उसको हम बोलते हैं क्या, हाइपरबोलिक ग्राफ। ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाइपरबोलिक ग्राफ। ओके मतलब लेफ्ट में जाएगा। अभी और क्या है, और एक है जो है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो है, देखो ये लास्ट ऑक्सीजन डिसोसिएशन का फैक्टर है जो है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो है उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि स्केलेटल मसल जो होता है ना, उसमें एक प्रोटीन रहता है। स्केलेटल मसल के अंदर, स्केलेटल मसल के अंदर एक प्रोटीन रहता है जिसको हम बोलते हैं क्या, मायोग्लोबिन। राइट, ये तो मसल तो बहुत काम का चीज है, हाँ है ना। तो इट हैज, ये बहुत O2 इसको लगता है। ठीक है, इसको बहुत O2 लगता है। इट हैज मोर एफिनिटी टू फॉर O2, इट हैज मोर एफिनिटी फॉर O2। ठीक है, तो इट हैज मोर एफिनिटी फॉर O2। तो इसमें क्या ग्राफ रहेगा, अगर तीन का ग्राफ हम कंपेयर करें तो देखो, इसको मैं थोड़ा पूछ दिया, इसको इस साइड यहाँ पे करती हूँ।
ये है नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो एडल्ट का है, ये है HbA का ग्राफ जो है सिग्मोइड, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला फिटल में तो बहुत सारे होता है, तो फिटल मैंने बोला ऐसा, ठीक है। और मायोग्लोबिन जो है वो उससे भी ज्यादा है, ये दिखाई नहीं दे रहा है शायद, हाँ। मायोग्लोबिन जो है वो उससे भी ज्यादा है। मायोग्लोबिन में देखो कितना हुआ, मायोग्लोबिन जो है प्रॉपरली हाइपरबॉलिक हो रहा है। मैंने फीटल में भी हाइपरबॉलिक बोला, पर वो लेस हाइपरबॉलिक है, ठीक है, वो लेस हाइपरबॉलिक है देन मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन एकदम पूरा उठ जाता है। तो ये है मायोग्लोबिन का, ये है वो फीटल हीमोग्लोबिन और HbF का, और ये है HbA जो नॉर्मल पर्सन में रहता है, ठीक है, नॉर्मल पर्सन में है ये। वेरी गुड। इसको हम बोलते हैं क्या, हाइपरबोलिक, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, हाइपरबोलिक, जो रेड कलर का ग्राफ है। तो फीटल में उतना हाइपरबोलिक नहीं है, ये लेफ्ट में शिफ्ट करता है, और मायोग्लोबिन में क्या होता है, हाइपरबोलिक होता है। तो अगर तुमको ऑप्शन आए कि HbA, HbF, मायोग्लोबिन और डेल्टा, उसमें से तुम बोलोगे मायोग्लोबिन, नॉट फीटल। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो, नहीं तो मैं फिर एक बार बोलूंगी, कोई बात नहीं है, समझना जरूरी है। बोलो तो सही। ये ठीक है ना, समझ में आ गया है ना सभी को? मैम व्हाट इज रिटन इन सेकंड लाइन? सेकंड लाइन में मैंने लिखा HbF, HbF, F फॉर फूड, HbF, ठीक है। फीटल हीमोग्लोबिन जो है, फास्टॉन में है मायोग्लोबिन जो रेड कलर का है, ओवर हाइपरबोलिक। उसके बाद है फीटल हीमोग्लोबिन है, तो मैं लिख के देती हूँ तुमको। फीटल हीमोग्लोबिन, ए फॉर एडल्ट, ए फॉर फीटल, ठीक है, ए फॉर एडल्ट, ए फॉर फीटल, और मायो मैंने लिखा मायोग्लोबिन की वजह से। ओके, ओके किस्मा, तो समझ में आ गया? तुम सब लोगों को समझ में आ गया क्या? थोड़ा बोल दो। और आज मैं नहीं जाऊंगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में नहीं जाऊंगी, क्योंकि टाइम में खत्म भी नहीं होगा, ये तो 1 घंटा लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो और ऑक्सीजन भी हुआ तो दोनों को एकदम मिलजुल के एक साथ हो जाएगा, इसीलिए मैं आज नहीं बोलूंगी। ऑक्सीजन तो क्लियर है ना? सभी रिप्लाई करो तो हमें समझ में आएगा। और अगर कोई क्वेश्चन है तो भी बता सकते हो, और डाउट क्लियरेंस क्लास में भी आ सकते हो। नेक्स्ट वीक जो डाउट क्लियरेंस क्लास होगा उसमें भी आके बोल सकते हो। नंदिनी, मालविका, मनु, राधा, सभी का आया? सभी का आया है क्या? ओके क्लियर। ओके, मुझे अभी एक बात बताओ, आ, वो सिलेबस तुम्हारा कौन कौन बाकी है और कौन कौन हो गया, ये थोड़ा मुझे बताना है, ये वॉइस में भी मुझे बता सकते हो। और 11 का कौन कौन चैप्टर तुम लोगों का हो गया,
और कौन जो हो गया वही बता दो, तो बाकी ये तो मुझे पता चल ही जाएगा। थोड़ा वॉइस में बताओ अभी। याद है किसी को? किसी को याद नहीं है क्या? कौन कौन चैप्टर बल्कि सर ने तुम लोगों को करवा दिया, वो खत्म हो गया? कौन कौन चैप्टर? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हाफ हुआ था। और कुछ? और कोई चैप्टर हुआ था या डाइजेशन एब्जॉर्प्शन तक ही हुआ था, मतलब हाफ हुआ था? शायद उसका फेरिंग तक हो गया था, फेरिंग से बाकी था, है ना? वॉइस में बोलो कोई, वॉइस में थोड़ा बोलो मुझे। मैम टिल स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, ओके। और कुछ बाकी है? और कुछ बाकी है का मतलब और कुछ हुआ है, सॉरी। और कुछ हुआ है ये डाइजेशन के सिवाय? और कुछ हुआ है अपार्ट फ्रॉम डाइजेशन? ये सन नो कुछ लिखो। ओके, ठीक है ठीक है। तो मैं बाकी जो चैप्टर है वो मेरे ऊपर ही है, तो ठीक है। मैं ये ब्रीदिंग खत्म होने के बाद डाइजेशन का जो हाफ है वो मैं करवा दूंगी, ठीक है? तो अभी ब्रीदिंग नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा खत्म। ओके। ओके, तो डाउट शायद नहीं है इसीलिए कोई नहीं बोल रहा है। अगर है तो नेक्स्ट क्लास में भी बोल सकते हो पढ़ने के बाद। और मैं आज का जो मैंने बोला मैं वो तुम लोगों को दिलवा दूंगी, मैं भेज दूंगी, ठीक है? ओके चलो, थैंक यू। ओके बाय। थैंक यू मैम। ओके वेलकम। या नंदिनी वेलकम।